Hi students, our next lecture in thermodynamic, lecture number 3. Now today our topic is heat capacity. Heat capacity. तो heat capacity C. Due to capacity, spelling of capacity start from C. So the symbol of capacity is C here. तो heat capacity. Now heat capacity ये फिजिक्स में आपको आया होगा, लेकिन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन केमिस्ट्री ऑल्सो. व्हाट इज हीट कैपेसिटी? तो हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम is defined as the amount of heat required to raise the temperature of the system through 1 degree. तो what is heat capacity? तो amount of heat आप लिख भी देना नोटबुक में ताकि आपका प्रिपेयर भी हो जाए. amount of heat required to raise the temperature of the system through 1 डिग्री सेल्सियस. अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री इंक्रीज़ करना है. तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए मुझे करना क्या पड़ता है? तो हीट सप्लाई करना पड़ता है. तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए जितना हीट हम सप्लाई करते हैं, तो दैट अमाउंट ऑफ हीट इज़ कॉल्ड हीट कैपेसिटी. तो हीट कैपेसिटी उसको कैसे डिफाइन करोगे? तो सपोज़ आप किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हो और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज़ करना है, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो हमको कितना हीट देना पड़ेगा? कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए कितना हीट देना पड़ेगा, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? तो वो उस पे डिपेंड करेगा कि भाई कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है. तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, तो जितना इंक्रीज़ करना है उतना हीट देना पड़ता है. मतलब हीट का सिंबल तो आपको याद ही होगा कि हीट मतलब क्यू. तो किसी सिस्टम को क्यू प्रोवाइड करना है तो कितना प्रोवाइड करना है? तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है उतना, मतलब कि डेल्टा टी जितना. तो व्हाट इज़ डेल्टा टी? तो T2 माइनस T1. मतलब टेम्परेचर इनिशियल 5 डिग्री है और मुझे 50 डिग्री तक जाना है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 45 डिग्री इंक्रीज़ करने का है ना. तो उसके अकॉर्डिंग मुझे हीट देना पड़ेगा. दूसरी चीज़, हीट किस पे डिपेंड करती है? तो अमाउंट ऑफ हीट वो हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करती है कि कोई भी सब्सटेंस की जो कैपेसिटी है उस पर, हर एक सब्सटेंस की हीट गेन करने की कैपेसिटी सेम नहीं होती है. जैसे गैस है एलपीजी का, तो वो बहुत ही जल्दी हीट एक्सेप्ट करता है. जैसे वुड का पीस है बहुत बड़ा, तो वो इतना जल्दी हीट एक्सेप्ट नहीं करता है. तो हीट एक्सेप्टेंस जो है वो जो भी सब्सटेंस है उसका मटेरियल पे डिपेंड करता है. सो मटेरियल की हीट कैपेसिटी सी पे डिपेंड करेगा. तो व्हाट इज सप्लाइड हीट हियर? तो सप्लाइड हीट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी and supplied heat also depends on the delta T. So here C, capacity C is nothing but Q over delta T. So heat capacity C means Q over delta T. However, heat capacity varies with temperature. Therefore, the value of C has to be considered over a very narrow temperature range.
सो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट नहीं, उसका यूनिट की सोचो चलो पहले। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी? तो यूनिट के बारे में सोचो, तो यूनिट यहाँ पे क्यू क्या है? तो हीट हम कैलोरी में या तो जूल में मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हीट इज़ नथिंग बट एनर्जी, और एनर्जी या तो कैलोरी में या तो जूल में हम मेजर करते हैं, और टेम्परेचर किस में जाएगा? तो केल्विन में। तो यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, तो इट इज़ जूल पर केल्विन, और कैलोरी पर केल्विन भी आप लिख सकते हो, बट जनरली nowadays we are using joule maximum, so unit of heat capacity here joule per Kelvin. Now specific heat capacity, तो हीट कैपेसिटी C समझ में आ गया ना आपको? तो हीट कैपेसिटी C Q ओवर डेल्टा T, Q ओवर डेल्टा T, Q मतलब हीट, डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर। नाउ नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो नेक्स्ट सूच है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, बहुत सारी आपको हीट कैपेसिटी पढ़नी है। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ोगे, उसके बाद हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv, मोलर हीट कैपेसिटी। तो ये सारी हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन, पहले हम सिंपली हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे, अब मैंने क्या लिखा है सॉरी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यही डेफिनेशन है, चेंज खाली क्या करना है। तो स्पेसिफिक हीट मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। यहाँ पे सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। सिर्फ क्या आपको ऐड करना है, यही डेफिनेशन मैं दोबारा नहीं लिखना चाहती हूँ, आप समझ लो। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, फिर इसमें एक ही वर्ड एडिशन में डालना है, ऑफ 1 ग्राम। मतलब किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए जो हीट सप्लाई करोगे उसको आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलोगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके लिए हीट कैपेसिटी C, फिर Q, डेल्टा T, और यहाँ पे आपको एडिशनल चीज डालनी पड़ेगी, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। सो मास ऑफ सब्सटेंस इज ग्राम इज नथिंग बट Q मास M डेल्टा T। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T। सो यूनिट विल बी जूल पर केल्विन पर ग्राम। मास ग्राम में लिया है तो जूल पर केल्विन पर ग्राम। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए यूनिट क्या होगा, जूल पर केल्विन पर ग्राम। नाउ गो फॉर मोलर हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट मोलर हीट कैपेसिटी। तो मोलर हीट कैपेसिटी Cm वो क्या होता है, तो मोलर फॉर 1 मोल। तो ऊपर वाला सेम डेफिनेशन आप फिर से लिख दो। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अब 1 मोल लेना है आपको। तो पहले हमने 1 ग्राम लिया था, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब 1 मोल लेना है, मोल मतलब N। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोल। अब पर मोल लेना है आपको,
तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हीट कैपेसिटी C Q डेल्टा T तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो मास ऑफ द सब्सटेंस हमने लिखा था वहाँ पे आप लिख दो मोलर मास। तो मोलर मास यहाँ पे लिखना है आपको, तो मोलर मास लिखोगे ग्राम पर मोल में, तो आपको यूनिट क्या मिलेगा वापस, तो जूल पर केल्विन पर मोल इसका यूनिट हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पे आपने पढ़ लिया हीट कैपेसिटी, मतलब किसी सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए जो हीट प्रोवाइड करना पड़ता है, तो हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू Q ओवर डेल्टा T। तो यहाँ पे Q क्या है, हीट मतलब जूल, और डेल्टा T केल्विन, तो यूनिट रहेगा जूल पर केल्विन। उसके बाद हमने पढ़ लिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसमें 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए जो हीट सप्लाई करना होता है, और तीसरा पड़ा मोलार हीट कैपेसिटी, तो वही डेफिनेशन, बट 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो वो मोलार हीट कैपेसिटी हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट हियर कि भाई हम एक क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेते हैं तो आपका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द तीनों हीट कैपेसिटी, लेट्स टेक द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम वेइंग 3 ग्राम, अ पीस ऑफ, ये तो दिखता नहीं है, a piece of aluminium, पेन भी चेंज कर लेना, metal weighing 3 gram requires 54 joule of heat, 54 joule of heat to raise the temperature, from 298 Kelvin to 300 Kelvin. Then heat capacity, जस्ट हीट कैपेसिटी क्या होगी बोलो आप, C। तो वी नो दैट कि भाई हीट कैपेसिटी आपको चाहिए सिंपली, तो जूल पर 5.4 जूल, तो जूल Q बाय डेल्टा T, तो 5.4 जूल अपॉन डेल्टा T, 298 टू 300, तो कितना हुआ, तो 298 टू 300, तो 2 केल्विन हो गया ना टेम्परेचर डिफरेंस, तो 2.7 जूल पर केल्विन हुआ। अब आपको स्पेसिफिक हीट चाहिए, स्पेसिफिक हीट, तो वो कैसे लाओगे, तो Q अपॉन डेल्टा T इंटू M भी करना है, तो 5.4 डेल्टा T 2 और M मास ऑफ द सब्सटेंस 3 ग्राम आपको लेना है। तो आंसर क्या लाओगे आप, तो 0.9 जूल पर केल्विन पर ग्राम आएगा आपको। और अब आपको मोलार हीट कैपेसिटी चाहिए, तो मोलार हीट कैपेसिटी Cm, तो इसमें क्या करना है आपको, Q अपॉन डेल्टा T इंटू मोल ऑफ द सब्सटेंस लेना पड़ता है, तो मोल यहाँ पे आप लिखोगे, तो 5.4 तो वैल्यू था, डेल्टा T 2, अभी मोल निकालना पड़ेगा, तो मोल N कैसे निकालते हैं, तो वेट अपॉन मोलर मास, तो एल्यूमिनियम का ग्राम 3 ग्राम दिया था ना, तो 3 ग्राम, और एल्यूमिनियम का मास है 27 ग्राम पर मोल, तो 3 और ऊपर आ गया 27, तो आपको आंसर मिलेगा 24 इंटू 3 जूल पर मोल पर केल्विन। तो आपको तीनों कैपेसिटी का मतलब प्रॉपर समझ में आ गया होगा। तो 3 कैपेसिटी के बाद और आगे पढ़ते हैं हम लोग।
कि द अमाउंट ऑफ हीट Q इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। हमने इसके पहले के लेक्चर में पढ़ा था कि यहाँ पे Q इज़ नॉट स्टेट फंक्शन। ये चीज़ें जी नीट में काम की चीज़ें हैं। स्टेट फंक्शन आप नोटबुक खोल के अभी भी एक बार पढ़ लो, मैंने पढ़ाया हुआ है। स्टेट फंक्शन वो होता है जो स्टेट पे डिपेंड करता है, वो स्टेट ऑब्टेन करने के लिए कौन सा पाथ यूज़ करते हैं उस पे डिपेंड नहीं करता है। Q इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन, सो it is depend upon the path followed. Therefore C is also not a state function, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये पाथ पे फॉलो करता है, तो C भी पाथ पे ही फॉलो करेगा। तो यहाँ पे Q and our heat capacity C both are not state function. Got it? So the condition, डिफरेंट कंडीशन होगी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, तो उसके हिसाब से हीट कैपेसिटी अगेन 2 टाइप में डिवाइड होती है। तो अगेन हम और भी 2 टाइप की हीट कैपेसिटी पढ़ने वाले हैं। तो देयर आर अनदर 2 कैटेगरीज ऑफ हीट कैपेसिटी एंड दे आर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब डेफिनेशन की बात आती है तो दोनों का अगेन डेफिनेशन सेम ही है। तो यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री, बट सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड डालना है कि टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर वर्ड डाल दिया तो वो Cp हो जाएगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम वर्ड डाल दिया सेम डेफिनेशन में तो Cv हो जाएगा। तो व्हाट इज Cp हियर? तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये प्रेशर है, P लिखा हुआ है तो, और ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp और Cv, आप कोई एक सब्सटेंस के लिए प्रेशर कांस्टेंट रख के हीट कैपेसिटी निकालते हो और वॉल्यूम कांस्टेंट रख के हीट कैपेसिटी निकालते हो, तो Cp और Cv के अलग अलग वैल्यूज़ मिलेंगे। तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड सब्सटेंस, उनके Cp और Cv में काफ़ी डिफरेंस नहीं होता है, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। बट जो गैसियस सिस्टम है, सॉलिड लिक्विड में डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट जो गैसियस सिस्टम है उसके Cp और Cv दोनों के वैल्यूज़ में डिफरेंस मिलता है, और वो दोनों के वैल्यू के जो डिफरेंस है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, वो फार्मूला के डेरिवेशन, हम फार्मूला का जो डेरिवेशन है वो एक क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आता है, और वो क्वेश्चन आपको अभी मैं थियरी डेरिवेशन सिखाने वाली हूँ। तो व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv। तो यहाँ पे C है ना, एट कांस्टेंट प्रेशर P। अभी हम फार्मूला तो पढ़ चुके थे कि भाई व्हाट इज C, तो इट इज़ Q बाय डेल्टा T, बट यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी मुझे कांस्टेंट प्रेशर लिखना पड़े ना, तो Qp। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ Cv, तो अगेन Q बाय डेल्टा T फॉर्मूला ही आएगा। लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा Qv। अब 2 चीज़ें मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में बार बार बोली थी कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Qp इज़ नथिंग बट डेल्टा H, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Qv इज़ नथिंग बट डेल्टा U। ये चीज़ें आप हमेशा याद रखो कि Qv तो डेल्टा U एंड Qp तो डेल्टा H। तो अब फिर से ध्यान से देखना आप ये पूरा डेरिवेशन कि व्हाट इज Cp हियर, तो Qp
by delta T it is nothing but QP is nothing but delta H. delta H माने चेंज इन एंथैल्पी, तो यहाँ पे डेल्टा T, तो डेल्टा H इज नथिंग बट CP डेल्टा T हो जाएगा. डेल्टा H मतलब क्या हो जाएगा, CP डेल्टा T. अगेन नाउ CV, तो QV बाय डेल्टा T. सो यहाँ पे QV इज डेल्टा U अपॉन डेल्टा T. सो डेल्टा U इज नथिंग बट CV डेल्टा T. तो डेल्टा H मतलब CP डेल्टा T और डेल्टा U मतलब CV डेल्टा T. नाउ एज वी नो दैट एंथैल्पी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV. एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV. So as we know that PV is equal to nRT, PV is equal to nRT. So delta H is equal to delta U plus delta RT. Here taking N is equal to 1 mole. So delta H is equal to delta U plus delta RT. Now delta U plus delta RT, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R डेल्टा T. बिकॉज के R तो ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है तो वो इसमें चेंज नहीं आता है, तो ये कांस्टेंट ऑलरेडी बाहर निकाल दो, तो R डेल्टा T. नाउ वी नो दैट डेल्टा H इज नथिंग बट CP डेल्टा T. डेल्टा U इज नथिंग बट CV डेल्टा T प्लस अगेन R डेल्टा T. तो यहाँ पे डेल्टा T निकाल दो कॉमन, तो CP इज इक्वल टू CV प्लस R और CP माइनस CV इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट R. तो आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन CP माइनस CV इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट R एंड इट इज़ फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस. इट इज़ फॉर, यहाँ पे लिख दिया था मैंने, 1 mole of an ideal gas. तो 1 mole of an ideal gas. CV is equal to R, but for too many mole, CP minus CV is equal to N into R. For too many moles, for 3 mole, 4 mole, 5 mole, तो 5 into R, 3 into R, etc. etc. Now relation between the ratio of CP by CV and atomicity of a gas, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ते हैं.